Hi, hello, good morning, and I am back with case scenario 6. अब देखते हैं ये केस सिनेरियो 6 क्या कहता है। अनन्या गुप्ता, a citizen of India, lives with her family in New York since year 2000. तो 2000 से मिस अनन्या जो एक इंडियन सिटीजन है वो न्यूयॉर्क में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। चलो, शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 March 2025 to 28 September 2025 to take care of her एलिंग मदर। तो उसके जो मदर थे, अनन्या मैम के जो मदर थे वो बीमार थे, तो उनके देखभाल के लिए वो 21 मार्च 2025 से लेके 28 सितंबर 2025 के लिए वो इंडिया विजिट पे आए थे। इन लास्ट 4 years she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 25-26, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर हैं, ड्यूरिंग दोज प्रीवियस ईयर, एवरी प्रीवियस ईयर में वो 100 डेज इंडिया आते थे अपने मम्मी के साथ रहने के लिए। She owns a apartment in New York which is used as her residence। तो न्यूयॉर्क में उनका एक घर है जिसमें वो खुद रहते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज $32,000 पर एनम। ये जो घर है उनका न्यूयॉर्क वाला जिसमें वो खुद रहते हैं, जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है दैट इज $32,000 पर एनम। वैल्यू ऑफ USD दैट इज योर डॉलर may be taken as 75 rupees। Municipal tax paid in New York in Jan 2026 is $2,000। ठीक है। She took ownership and possession of her house in New Delhi in 25th March 2025। अच्छा, न्यू दिल्ली में भी उनका एक हाउस है, उनका एक घर है, उसका ओनरशिप एंड पोजेशन वो लिए हैं 25 मार्च 2025 को फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो ये दिल्ली वाला जो घर है इसको भी वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे वाइल सी इज इन इंडिया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 4,20,000 पर एनम। फेयर रेंट इज 4,50,000 पर एनम। शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 22,000 टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन 21 मार्च 2026। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर वो म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 22,000 का ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। शी हैड टेकन ए लोन ऑफ 16 lakhs at the rate 10% per annum from IDBI बैंक from 1st April 2021 for construction of this house। तो ये जो दिल्ली वाला घर है जिसका पोजीशन उन्होंने लिया है 25 मार्च 2025 को, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अनन्या जी एक लोन ले रखे थे 16 lakhs का at the rate 10% per annum from IDBI बैंक from 1st April 2021। Construction got completed on 20th March 2025। No amount has been paid towards principal repayment so far। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 20th मार्च 2025 को एंड अभी तक कोई भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ है। हाउस इज वैकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू मार्च 2026। क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर तक वो इंडिया में थे तो वो ये दिल्ली वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे थे। जब सितंबर में वो इंडिया छोड़ के दोबारा न्यूयॉर्क वापस चले गए, अक्टूबर से लेके मार्च तक ये घर खाली था, ऐसा उनका कहना है। बट फिर यहां पर एक लॉजिकल दिक्कत है, अगर घर खाली था फिर उनके माँ कहां रहती थी? नो, ओके। शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई व्हिच वाज सोल्ड ऑन 28 मार्च 2025। तो उनका मुंबई में भी एक हाउस प्रॉपर्टी था जिसको वो 28 मार्च 2025 दैट इज योर प्रीवियस ईयर 24-25 में सेल कर चुके हैं। सो जो भी कैपिटल गेन आया होगा सर वो प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल हो गया होगा। In respect of this house, she received a arrear of rent of 3 lakhs on 4th Feb 2025। This amount has not been charged to tax earlier। तो
तो ये जो मुंबई वाला घर है ना, जिसको उन्होंने बेच दिया प्रीवियस ईयर 24-25 में, इस घर से रिलेटेड एक अरियर रेंट उनको प्रीवियस ईयर 25-26 में रिसीव होता है, एंड ये अरियर रेंट अर्लियर ईयर में टैक्स नहीं हुआ था। इन दैट केस ये अरियर रेंट जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होने वाला है। He does not have any income under any other source in India during previous year 25-26। एवं इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई भी उनका इनकम सोर्स इंडिया में नहीं है। अनन्या गुप्ता wants to exercise the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSC। तो वो 115 BSC के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करना चाहते हैं, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। कंसिडरिंग दैट आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 6 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर 26-27 दैट इज योर प्रीवियस ईयर 25-26 में अनन्या गुप्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है। सर उसके लिए तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो अनन्या जी है, अनन्या जी कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। सर अगर आप यहां पर देखें, यहां पर इतना क्वेश्चन में दे रखा है दैट वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर ये सब सुन के ना अपने को ऐसा लगता है कि वो स्पेशल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, बिकॉज सिटीजन ऑफ इंडिया सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 lakhs। सर इन दैट केस स्पेशल कैटेगरी। लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैविंग total Indian income above more than 15 lakhs, in that case सर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। तो सर यहां पर अपने को देखना पड़ेगा उनका टोटल इंडियन इनकम कितना है। अगर उनका टोटल इंडियन इनकम इज अप टू 15 lakhs, इन दैट केस तो सर वो आ जाएंगे आपके स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन अगर उनका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 lakhs, इन दैट केस उनको हम कंसिडर करेंगे अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में। सर टोटल इंडियन इनकम क्या था सर इधर, व्हाट इज योर टोटल इंडियन इनकम। सर टोटल इंडियन इनकम में ना अपना आता था इंडियन इनकम, टोटल इंडियन इनकम में सर अपना आता था इंडियन इनकम। सर ये इंडियन इनकम क्या था, इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। सर ये बनता था आपका इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए income from a business set up in India और अपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सो दिस इज योर टोटल इंडियन इनकम। तो अभी अपने को अनन्या जी का टोटल इंडियन इनकम कैलकुलेट करना है, दैट इज इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। दिस इज योर टोटल इंडियन इनकम। अब अनन्या का टोटल इंडियन इनकम अपने को कैलकुलेट करना है। सर अगर उसका मैं टोटल इंडियन इनकम कैलकुलेट करने जाऊं ना, सर ये वाला जो उसका घर है, ये वाला जो उसका घर है जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, सर यहां से तो कोई इनकम आने वाला है नहीं। ओके छोड़ो। अगेन सर ये दिल्ली वाला जो घर है इसको भी वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, सर यहां से भी कोई इनकम आने वाला है नहीं। अब आते हैं सर इधर, ये वाला जो उसे एक अरियर रेंट मिल रखा है 3 लाख रुपए का, अरियर रेंट उसे मिल रखा है 3 लाख रुपए का, और ये अरियर रेंट उसे मिल रखा है फॉर हर मुंबई प्रॉपर्टी जिसको वो ऑलरेडी सेल कर चुकी है इन प्रीवियस ईयर 24-25। ओके, इन दैट केस सर अगर मैं उसका टोटल इंडियन इनकम का बात करूं ना, सर किसी भी कीमत पे उसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड नहीं कर सकता 15 लाख, क्योंकि उसका इकलौता इनकम जो मुझे नजर आ रहा है, इकलौता टोटल इनकम का सोर्स जो मुझे नजर आ रहा है सर वो ये
3 लाख रुपया है जो ये अरियर रेंट उसे मिल रखा है। इन दैट केस सर किसी भी कीमत पे उसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड नहीं करने वाला 15 लाख, इन दैट केस सर अनन्या बनने वाली है आपका स्पेशल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल। ये वो इंडिविजुअल है जो कवर हो रहा है स्पेशल कैटेगरी में। तो सर अगर वो स्पेशल कैटेगरी में कवर हो रही है, इन दैट केस सर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर सबसे पहले लेवल 1 का टेस्टिंग करेंगे। सर यहां पर लेवल 1 में एक ही कंडीशन था, अगर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस वो बनेगी रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनेगी नॉन रेसिडेंट। सर यहां पर ये इकलौता कंडीशन था। सर देखते हैं करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कितना है। करेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 28 सितंबर 2025 दे रखा है। ये देखो, शी हैज विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 मार्च 2025 टू 28 सितंबर 2025। सर अपने को तो कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल, बिकॉज अपना प्रीवियस ईयर 25-26 स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर 25-26 में मिस अनन्या का स्टे इन इंडिया कितने दिन के लिए था। सर अप्रैल का पूरा 30 डेज ले लो, ओके, मई का 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 28। सर अगर इन सबको ऐड करेंगे 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28, सर ये 181 डेज आ रहा है। और अपना रिक्वायरमेंट क्या था? 182 डेज और मोर। अगर 182 डेज और मोर उसका स्टे इन इंडिया होता ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, इन दैट केस हम उनको रेसिडेंट कंसिडर कर लेते और लेवल 2 में जाते। बट यहां पर उनका स्टे इन इंडिया सिर्फ और सिर्फ 181 डेज है। इन दैट केस मिस अनन्या विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। सबसे पहले तो आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी या फिर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। यहां पर मैंने अनन्या जी को कैटेगराइज किया इनटू स्पेशल कैटेगरी बिकॉज वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैविंग टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख। बिकॉज अगर आप उनका टोटल इंडियन इनकम चेक करेंगे, टोटल इंडियन इनकम उनका सिर्फ एक ही सोर्स से आ रहा है, वो ये अरियर ऑफ रेंट, और जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया। इन दैट केस जो उनका टोटल इंडियन इनकम होने वाला है दैट विल बी विद इन द लिमिट ऑफ 15 लाख। इन दैट केस वो स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एंड उसके बाद हमने उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया, दैट इज योर नॉन रेसिडेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Miss Ananya can claim benefit of nil annual value under section 23(2) in respect of which house? सर ये नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्या होता है सर? अरे भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो आपका एनुअल वैल्यू रहता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नील, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नील ओनली फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट मिस अनन्या कौन से घर के लिए क्लेम कर सकती है, ये पूछना चाहता है यहां पर क्वेश्चन। अब सर ये जो आपका ऑप्शन है ना नील एनएवी का, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, हम एनएवी कंसिडर करने वाले नील, बट दैट इज मैक्सिमम फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब उसका बेनिफिट अनन्या जी कौन से घर के लिए ले सकती हैं, चलिए एक बार देखते हैं। सर अगर हम उनका देखने जाए ना, उनके सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। एक सर वो दिल्ली वाला घर, दिल्ली वाले घर को वो प्रीवियस ईयर 25-26 में सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका न्यूयॉर्क वाला घर है सर, उसको भी वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। तो फिर सर अगर उनके 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं, इन दैट केस क्या हम इन दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नील एनएवी का बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ देखा जाए तो सर बनता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और सर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो हम नील एनएवी का बेनिफिट ले ही सकते हैं, तो इधर तो अपने ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो न्यूयॉर्क वाला घर है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अभी हमने डिटरमाइन किया कि वो एक नॉन रेसिडेंट है। अगर वो एक नॉन रेसिडेंट है सर, उनके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है इनकम accrued arise in India, deemed to be accrued arise in India and income received or deemed to be received in India। ये जो न्यूयॉर्क वाला घर है, ये जो न्यूयॉर्क वाला घर है, ये उनके टोटल इनकम के स्कोप में ही कवर नहीं होता, बिकॉज वो एक नॉन रेसिडेंट है। उनके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम, दैट इज इनकम accrued arise in India, deemed to be accrued arise in India, income received in India, deemed to be received in India।
तो ये जो न्यूयॉर्क वाला घर है ना वो उनके टोटल इनकम के स्कोप में ही नहीं आता। तो अगर ये न्यूयॉर्क वाला घर उनके टोटल इनकम के स्कोप में ही नहीं आता सर, उसके एनएवी के बारे में हम सोचेंगे ही क्यों। इन दैट केस शी कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनएवी फॉर दिस दिल्ली हाउस प्रॉपर्टी। और जहां तक बात है न्यूयॉर्क वाला हाउस प्रॉपर्टी, वो तो उनके टोटल इनकम के स्कोप में ही नहीं आता। आई होप इट इज क्लियर। So in this case she can claim the benefit of नील NAV for her दिल्ली हाउस। और जहां तक बात है न्यूयॉर्क वाला हाउस, उसके लिए नील NAV क्लेम करने का उन्हें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो हाउस प्रॉपर्टी तो उनके टोटल इनकम के स्कोप में ही नहीं आता। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शन डी, बोथ दिल्ली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस since benefit of nil annual value under section 32(2) is available in respect of two house properties। सर अब एग्जाम में आपको ये करेक्ट लग सकता है, बट नहीं, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज जहां तक बात है आपका न्यूयॉर्क वाला हाउस प्रॉपर्टी, वो न्यूयॉर्क वाला हाउस प्रॉपर्टी उनके टोटल इनकम के स्कोप में कवर ही नहीं होता, बिकॉज उनका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है। ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पॉइंट अपने को ये कहता है, व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इनकम टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये अपने को चेक करना है, ठीक है सर। सर अब जहां तक बात है इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सर सबसे पहले तो ये जो उनको अरियर रेंट मिला है फॉर दैट मुंबई वाला हाउस प्रॉपर्टी, सर ये तो उनके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। जी बिल्कुल सर, वो तो उनके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो सर वो तो आपका टैक्सेबल होने वाला है 3 लाख रुपया, बिकॉज दिस इनकम इज एक्रूड एराइज इन इंडिया। आपका हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड था इंडिया में, इनकम इज एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। सो ये तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है 3 लाख रुपया। अब यहां से सर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का ले लेता हूं। जहां तक बात है आपका अरियर रेंट का, अरियर रेंट के अगेंस्ट में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये अरियर रेंट के अगेंस्ट में मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता हूं 90,000 का, एंड कंसिडरिंग दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, टैक्सेबल अमाउंट इज 2,10,000। ओके सर, बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आते हैं सर उनका वो जो दिल्ली वाला हाउस प्रॉपर्टी है ना, जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे थे। अब ये जो दिल्ली वाला हाउस प्रॉपर्टी है, अगर ये दिल्ली वाले हाउस प्रॉपर्टी को अनन्या जी सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, तो फिर सर उसका जो एनएवी है सर वो तो नील हो जाएगा। तो सर अगर एनएवी नील हो गया, इन दैट केस जहां तक बात है आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर वो भी नील हो जाएगा। ओके, अब सर ये तो नील हो गया। अब सर इसके बाद अपने को डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। अब सर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा क्या सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज अनन्या हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में बिल्कुल डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम रहता तो नहीं मिलता। ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो बिल्कुल डिडक्शन मिलने वाला है। अब इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा जरा देखते हैं। लोन कितना ले रखे हैं सर? 16 लाख का लोन ले रखे हैं एट द रेट 10% पर एनम का, ठीक है। तो सर अगर मैं करंट ईयर के इंटरेस्ट का बात करूं, एक बार मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा? 16 लाख का लोन है सर, अभी तक कुछ भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं हो रखा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 16 लाख का लोन है इंटू 10%, सर ये हो गया आपका 1,60,000, ठीक है सर। ये तो हो गया आपका 1,60,000, ये आपका करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। अब इसको छोड़ के सर यहां पर सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार आप देखिए, सबसे पहले इधर सर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेके जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस प्रीवियस ईयर के पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट डे। जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेके जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस प्रीवियस ईयर के पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट डे। सर एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं सर यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से डेट से कौन से डेट तक है। सर यहां पर वो लोन लिए हैं, लोन लिया गया है
1 अप्रैल 2021 सर यहां से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज 1 अप्रैल 2021 सर यहां से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ। सर ये कब तक चलेगा? जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? Construction got completed on 20th May 2025, सॉरी 20th March 2025। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है 20 मार्च 2025। इट मींस प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 का लास्ट डेट दैट इज 31 मार्च 2024, 31st March 2024। दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने साल का है? 21, 22, 22, 23, 23, 24। सर यहां पर 3 years इन्वॉल्व है। दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन्वॉल्व्स 3 previous year, that is 21, 22, 22, 23, 23, 24। तो ये जो आपके 3 years है, ड्यूरिंग दिस 3 years व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट? सर कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है ड्यूरिंग दिस 3 years? सर आपका जो लोन अमाउंट है ना, सर आपका लोन अमाउंट है 16 lakhs का, और इसके ऊपर जो आपका पर एनम इंटरेस्ट है दैट इज 10% इनटू 3 years। सो इट इज 16 lakhs into 10% into 3 years, that is 44,80,000। तो ड्यूरिंग दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 3 साल का, 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स का जो आपका ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ड्यूरिंग दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ है ऑन द लोन अमाउंट ऑफ 16 लाख दैट इज 4,80,000। अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपका इंटरेस्ट है, सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन सर अपने को कैसे मिलने वाला है? सर ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सर अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, सर इसको मैं डिवाइडेड बाय 5 कर दूं क्या? सर डिवाइडेड बाय 5 करने से पर प्रीवियस ईयर आपको डिडक्शन मिलने वाला है 96,000 का। आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। और ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन का इंस्टॉलमेंट सर ये चालू कब होगा? सर ये उस प्रीवियस ईयर से चालू होगा जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इट मींस प्रीवियस ईयर 24-25 से ये इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलना ऑलरेडी चालू हो चुका है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 24-25 में आप पहला इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन ले चुके होंगे। एंड अगेन इन प्रीवियस ईयर 25-26 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन हम लेने वाले हैं दैट इज 96,000। यह है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज 96,000। तो इन दैट केस सर अपने को टोटल कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड है? सर टोटल यहां पर अपना जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है फॉर करंट प्रीवियस ईयर एज वेल एज इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सर इनका टोटल आपका बनता है 2,56,000। तो भी सर अपने इंटरेस्ट का जो डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B दैट इज 2,56,000। करेक्ट? नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन तो भाई आपका 2 लाख है ना। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो दैट इज अप टू 2 लाख। तो यहां पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन हम ले सकते हैं दैट इज 2 लाख। इन दैट केस ये जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहां से लॉस कितना आ रहा है? सर यहां से लॉस आ रहा है 2 लाख। तो फिर सर क्या इस लॉस को मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल। ये आपका जो अरियर ऑफ रेंट था, जो अरियर रेंट का कलेक्शन हुआ था, वहां से जो आपका इनकम आ रहा था 2,10,000, उसके साथ अगर हम इस लॉस को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से जो आपका लॉस आया उसको एडजस्ट कर दें, आफ्टर एडजस्टिंग दिस लॉस जो आपका इनकम बचता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 10,000 ओनली। अब ये 10,000 आपका टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, assuming that
For the purpose of this question, for the question 4, Ananya Gupta let out her flat in New York during 6 months, April to September, when she was in India, for a sum of $6,000 per month, and such rent was received in a bank account in New York and then remitted to India through approved banking channel. What would be the income from house property chargeable to tax in हर हैंड इन इंडिया इन असेसमेंट ईयर 26-27? बेसिकली यहाँ पर उसका कहना ये है, जो न्यूयॉर्क वाला घर था ना, जब वो इंडिया में थी अप्रैल से सितंबर, तो वो इंडिया में थी, सो फॉर अप्रैल टू सितंबर, फॉर दोज 6 मंथ्स, अगर वो अपने न्यूयॉर्क वाले घर को रेंट में लगा देती है और जो भी रेंट आता है ना वो उसके न्यूयॉर्क वाले अकाउंट में डिपॉजिट होता है, एंड अगेन फ्रॉम दैट न्यूयॉर्क वाले अकाउंट से पैसा उसके इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. इन दैट केस व्हाट विल बी द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? अब देखो, जहां तक बात है अनन्या का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो एनआर है. अगर रेसिडेंशियल स्टेटस उसका एनआर है सर, उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. अब जहां तक बात है रेंट फ्रॉम दैट न्यूयॉर्क हाउस प्रॉपर्टी, अब ये न्यूयॉर्क हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है सर, उस रेंट को एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया नहीं कह सकते, बिकॉज जो आपका प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, तो ये एक्रूड एराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया नहीं बन सकता. लेकिन ये न्यूयॉर्क वाले हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है सर, क्या वो रेंट रिसीव्ड इन इंडिया है और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है? क्या इस रेंट अमाउंट को, ये जो 6 महीने का रेंट उसे मिला, क्या इसको हम रेंट रिसीव्ड इन इंडिया कह सकते हैं? बिकॉज सर जो रेंटल इनकम है वो उसके इंडियन बैंक अकाउंट में आ तो रहा है, बट सर हम यहां पर देखते हैं वो रेंट पहली बार कहां रिसीव हुआ है. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस इनकम आपको फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीव होना चाहिए, बट अगर आप देखें उसे यहां पर ये जो रेंटल अमाउंट है, ये रेंटल अमाउंट फर्स्ट टाइम उसे रिसीव हो रहा है न्यूयॉर्क में, उसके न्यूयॉर्क वाले बैंक अकाउंट में, एंड अगेन फ्रॉम दैट न्यूयॉर्क वाले बैंक अकाउंट वहां से उस रेंटल इनकम को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके इंडियन वाले बैंक अकाउंट में. सो उसे डायरेक्टली अगर रेंट उसके इंडियन वाले बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा होता, इन दैट केस हम कंसिडर कर सकते थे रेंट रिसीव्ड इन इंडिया, बट यहां पर डायरेक्टली रेंटल इनकम उसके इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, रेंटल इनकम पहले उसके न्यूयॉर्क वाले बैंक अकाउंट में आ रहा है एंड वहां से ट्रांसफर हो रहा है उसके इंडियन वाले बैंक अकाउंट में. इन दैट केस हम इस रेंट को रेंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं कह सकते, और अगर ये रेंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बनता, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट मिस अनन्या. इन दैट केस सर अगर ये रेंटल इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला, व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? सर वो तो 10,000 ही रहने वाला है एज पर आवर एबव कैलकुलेशन. जो ऊपर वाला कैलकुलेशन था अकॉर्डिंग टू दैट ये 10,000 ही रहने वाला है. सो योर आंसर्स आर डी ए, D A, D A, D A. With this, your case study 6 is complete. चलिए, thank you.